आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक इसलिए नहीं है कि तालकटोरा में आज प्रोग्राम हो रहा है, ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि आप सब लोग मिलके ऐसे ऐसे लोगों को आज डायमंड बनाया है जिनको देखने के बाद लगता है कि अभी भी मेहनत करना बाकी है। हाँ कि ना? आज विमल सर डायमंड बने, मैं तो बैठे बैठे रो रहा था और मुझे वो दिन याद आ रहा था जब कभी हम डायमंड बनने की चाहत रखते थे, जब किसी को सुनते थे तो सुनने के बाद मतलब आंखों में आंसू आते थे कि कभी अपना दिन भी ऐसा आएगा। आज विमल सर ने बहुत लोगों को रुलाया। विमल सर की कहानी सुनने के बाद में लगा कि मेहनत को बढ़ानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विमल जी जैसी जिंदगी को जी रहे हैं। साथियों, अगर एक मेहनत से अगर एक व्यक्ति की जिंदगी बदलती है तो मुझे लगता है कि एडी से चोटी तक का दम लगा के ऐसे काम को करना चाहिए। हाँ कि ना? बहुत बहुत बधाई है हमारे ज्योति जी को, एकदम विपरीत परिस्थिति में काम किया। राहुल सर आज रॉयल डायमंड बने, कभी अकेले इस प्रोग्राम का हिस्सा बने रहे होंगे, अकेले आए होंगे, जैसे आज आप अकेले किसी न किसी सीट पर बैठे हुए हैं, ऐसे ही किसी समय राहुल यादव सर भी आके इस प्रोग्राम का हिस्सा बने होंगे, कि एक सीट पर बैठे होंगे। लेकिन आज देखिए कि उन्होंने अपने दम पे आज पूरे ताल कटोरा को भर दिया। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। तो क्या आप भी ताल कटोरा भरना चाहते हैं? हाँ कि ना? यस सर, नो? अभी पुष्पेंद्र राजपूत जी बोले कि राहुल सर का कमिटमेंट मैं पूरा करूंगा, 50% मेरे होंगे। तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था, राहुल सर बोले आधा बाहर आधा अंदर होंगे और 50% जब पुष्पेंद्र जी के होंगे तो राहुल जी के बाहर होंगे कि पुष्पेंद्र जी वाले बाहर होंगे? तो मजा आ रहा आपको? किसको किसको मजा नहीं आ रहा? हाथ उड़ा दो। एक भाई साहब को मजा नहीं आ रहा है। देखिए आप यहीं रहिए, यहीं पे है। हाँ कि ना? यस सर, नो? चलिए साथियों, नाम मेरा दिलीप चौबे, वाराणसी के पास गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट का मैं रहने रहा हूं। आज से 6 साल पहले मुझे एसएलपीएस को देखने का, समझने का, जानने का मौका मिला। जब मैं बिजनेस को देखा, मुझे उसी समय लग गया कि मुझे इस बिजनेस को करना चाहिए। इस बिजनेस को करने के बाद ही जिंदगी में बदलाव आएगा। और मैंने शुरू कर दिया। जब शुरू करते हैं तो आपको पता है कि आपने जब शुरू किया होगा तो आपके साथ भी हुआ होगा। जब बिजनेस से शुरुआत करते हैं तो घर के बाहर एक लंबी सी लाइन लग जाती है और सब लोग अपने जेब में 16-16 हजार रुपए लेकर खड़े रहते हैं और धक्का मुक्की कर रहे होते हैं कि मुझे भी ज्वाइन करना है, मुझे भी ज्वाइन करना है। ऐसा होता है? ऐसा होता ही नहीं होता है? ऐसा नहीं होता है? कैसा होता है? जैसा होता है वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। लोगों ने मना किया, लोगों ने तरह तरह की बातें बोली, जो आपको बोली जा रही है वही बातें मुझे बोली गई। लेकिन साथियों, सिस्टम का साथ मिला, अपलाइन का साथ मिला, जिसकी वजह से परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती चली गई, धीरे धीरे तरक्की होती चली गई और धीरे धीरे बहुत बड़े लेवल पर परिवर्तन आ गया। उन दिनों की बात करूं जिन दिनों में मैं बिजनेस की शुरुआत किया था, उन दिनों हालात बहुत अच्छी नहीं थी। जैसे विमल सर सुना रहे थे अपनी कहानी, पुष्पेंद्र सर भी हल्के हल्के फफक रहे थे, तो बैठे बैठे मुझे अपने पुराने दिन याद आ रहे थे कि जब 6 साल पहले मैं बिजनेस की शुरुआत किया था, रहने के लिए घर नहीं हुआ करता था, एक झोपड़ी हुआ करती थी। 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ा मैं, पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। शादी हो गई थी, मुझे एक बेटी भी थी 3 साल की। ऐसा लग रहा था उस समय के अंदर जिंदगी क्या चल रही है। ऐसी झोपड़ी, जब बारिश होती तो आधा पानी घर के बाहर, आधा पानी घर के अंदर। हमारे आंखों के सामने वो झोपड़ी बारिश के अंदर टपकती, हमारे आंखों के सामने हमारा ईंधन भीगता, आंखों के सामने अनाज भीगता, आंखों के सामने बिस्तर भीगता और हम खड़े खड़े मूक दर्शक बन के देखते रहते थे। वो स्थिति थी। खेती उतनी थी मात्र जिसमें अनाज पैदा होता था, हमारा पेट भरता था। इतने भी अनाज नहीं होते थे कि उसको बेच पाए, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं। ऐसे समय के अंदर एसएलपीएस करने का सौभाग्य मुझे मिला और जब मैं एसएलपीएस को करने के लिए मार्केट के अंदर निकला तो लोगों ने
सलाह देना चालू कर दिया। पिताजी को आके उनके कान भरने लगे, कहा फालतू काम में लग गया है, अगर कहीं नौकरी करता 10,000 रुपये कमाता तो आपका परिवार चलता। और सच बात है, उस समय 10,000 रुपया 1 लाख रुपए के बराबर लग रहा था, क्योंकि पैसा था ही नहीं घर के अंदर। लेकिन मुझे मेरा कैलकुलेशन पता था कि मैं 10,000 रुपये कमा के जिंदगी में बड़ा नहीं बन पाऊंगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मेरी 3 बहन, 2 भाई, 1 मेरी बेटी, 1 बहन की शादी हमने कर दिया था। 10-12 लाख रुपए कर्जा था। मार्केट में ऐसा कोई आदमी नहीं था जिसका पैसा ना बाकी हो। सुनार का पैसा बाकी, फर्नीचर वाले का पैसा बाकी, बनिया का पैसा बाकी। जिधर निकले उधर सिर्फ जो है पैसा मांगने वाले लोग थे। मतलब मार्केट में निकलना मुश्किल होता था। 2 बहनों की पढ़ाई चल रही थी, भाई की पढ़ाई चल रही थी, दोनों बहनों की शादी करना, भाई की शादी करना, बेटी को पढ़ाना, झोपड़ी थी वहां पे घर मकान बनवाना, अपनी जिंदगी जीना। मैं ये बात समझ गया था कि मैं कहीं नौकरी भी करूंगा 10, 15, 20, 25 हजार रुपए की, तो इससे मैं बड़ा काम कभी नहीं कर पाऊंगा। मैं जीवन में कभी अपने बहनों को नहीं पढ़ा पाऊंगा, भाई को नहीं पढ़ा पाऊंगा, उनकी शादी नहीं कर पाऊंगा, और जिंदगी में कभी ये कर्जा नहीं उतार पाऊंगा। जिंदगी में मैं कभी घर नहीं बना पाऊंगा। ये बात मुझे पता चल गई थी कि 20-25 हजार रुपए की नौकरी से कुछ नहीं हो सकता है। 20-25 हजार रुपए इसलिए बोलता हूं हमेशा मैं, क्योंकि मेरी जो एजुकेशन है, मैं इकोनॉमिक्स से पोस्ट ग्रेजुएट हूं। अगर उस डिग्री को मैं मार्केट में लेके जाऊं तो उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा मिलने का नहीं है। ये कैलकुलेशन मुझे पता चल गया था कि मैं 10 साल 20 साल नौकरी करके वही स्थिति में रहूंगा जिस स्थिति में हूं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि वो जिस नौकरी को कर रहे हैं, जिस काम को कर रहे हैं, उससे 10 साल कर ले, 20 साल कर ले, 30 साल कर ले, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। फिर भी उस नौकरी के अंदर लगे हुए हैं, उस बिजनेस के अंदर लगे हुए हैं। मुझे समझ में आ गया था कि आज पैसा नहीं आ रहा है, डेवलपमेंट कर रहा हूं, आज फील्ड में भाग रहा हूं, घर घर जा रहा हूं, लोग बता रहा हूं, आज पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में जब पैसा आएगा तो मैं सब समस्याओं को दूर कर सकता हूं। साथियों, समस्याओं से निकल के मैं काम करना शुरू किया। मैंने कभी समस्याओं को फोकस नहीं किया, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने माँ बाप को कि उस विषम परिस्थिति के अंदर उन्होंने मेरा साथ दिया और उन्होंने फ्री कर दिया मेरे को। जा बेटा तू कर, हमें पता है कि जो करेगा अच्छा करेगा। मेरे पिताजी बोले मेरे को शब्द मुझे आज भी याद है कि जब घर से निकल रहा है, जा रहा है, तो बड़ा आदमी बन के आना, इतना बड़ा आदमी बन के आना कि समाज में हमारा अस्तित्व रहे, नहीं तो हाथ में कटोरा लेके आना, हम तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। साथ ही उन्होंने जो शब्द बोला था, वो शब्द मेरे को चुभ गए थे, और मैं निकल गया बाहर काम करने के लिए। दिल्ली के अंदर आया, महागुरु जी महिपाल सर जी का साथ मिला। और साथियों, महागुरु जी का साथ मुझे कोई नॉर्मल साथ नहीं मिला, हर पग पग पर एक साये की तरह इन्होंने, गुरु जी ने मेरा साथ दिया। हर समय मुझे आज भी महसूस होता है कि कोई है मेरे पीछे खड़ा जो मेरे साथ में कहीं बुरा नहीं होने देगा। ऐसा गुरु जी ने साथ दिया, औलाद की तरह मुझे पाला, और मैंने काम करना शुरू किया। मैं कभी जिंदगी में नहीं डरा। मुझे पता था कि जब भी कुछ 19-20 होगा, महागुरु जी मुझे संभाल लेंगे। साथियों, दिल्ली में रह काम करना चालू किया। शुरुआत के 2 साल तक, 18 से लेके 2020 तक मेरा रहने कोई ठिकाना नहीं था। मेरा रहने का ठिकाना ट्रेन की जनरल बोगी, बस की जनरल सीट, हवाई मतलब कि आपके बस स्टैंड का बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, ये मेरा रहने का ठिकाना हुआ करता था। एक ट्रॉली बैग लेके हमेशा मैं घूमता था। सुलभ शौचालय में नहाना धोना, तैयार होना। 2 साल तक मैं ट्रेनों में, बसों में, प्लेटफॉर्म पर सोया। महागुरु जी एक दिन मेरे से पूछे रहते कहाँ हो? मैं बोला गुरु जी मैं गुड़गांव के अंदर रहता हूँ। गुड़गांव में कहाँ रहते हो? मैं बता ही नहीं पाया, और गुरु जी समझ गए कि इस पास में कोई ठिकाना नहीं रहने का है। साथियों, दिल्ली में ठिकाना भी मुझे कहीं मिला तो गुरु जी के माध्यम से मिला। गुरु जी बोले जा, ये जगह तेरे लिए मैं देख रखा हूं, इस जगह तू शिफ्ट हो जा। 2 साल बाद अगर रहने की छत भी किसी के माध्यम से नसीब हुई तो महागुरु जी महिपाल सर जी की वजह से हुई। साथियों, रहना चालू कर दिया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। जिंदगी में जितने भी संघर्ष आए उसको झेलता चला गया। मेरे पिताजी, मुझे याद है कि मेरे पास फोन करते,
500 रुपए के लिए फोन करते और 500 रुपया 2-2 महीने तक नहीं दे पाता। मैं बोलता कल दूंगा, अगले दिन दूंगा, और वो समझ जाते कि भाई नहीं तो देगा कहां से। कभी वो मेरे से परेशान नहीं हुए, कभी तकलीफ नहीं आए। मेरी जितनी बहनें, मेरे भाई, मेरी वाइफ, मतलब आज के समय के अंदर आप सोचो, जब बारिश खत्म होती थी लोग इंतजार करते थे बारिश खत्म होगी तो हम काम पे जाएंगे। मेरे घर में इंतजार होता था बारिश खत्म होगी तो हम पानी निकालेंगे। मेरी वाइफ, उसने पूरे परिवार में स्ट्रगल किया। मैं बाहर था, घर में पूरे परिवार को संभाला, मेरी बहनों को संभाला, मेरे पिताजी जितने सब लोग पूरे परिवार में हैं सबको संभाला। उसने कभी भी अपने मायके में शिकायत नहीं किया कि मुझे तकलीफ हो रही है, खाने की तकलीफ हो रही है, रहने की तकलीफ हो रही है। कई बार ऐसा हुआ बारिश के महीने के अंदर 2-2 दिन 3-3 दिन मेरे घर के अंदर खाना नहीं बना क्योंकि ईंधन भी गया, अनाज भी गया। कई बार शरबत घोल घोल के 3-3 दिन तक लोग पिए हैं। और ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, 2018 से मैं शुरुआत किया हूं, तो आप समझ सकते हैं 5-6 साल पहले की बात है। यस सर नो साथियों, ये सिलसिला पूरा चलता रहा। धीरे धीरे लाइफ में परिवर्तन आना चालू हुआ, अचीवमेंट आने चालू हो गए, टीम बनना चालू हो गई। मेरे पास 2 लोग टीम बनी, 200 की टीम बनी, 2000 की टीम बनी, 20,000 टीम बनी। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज पूरे भारतवर्ष में आज 2 लाख लोगों की टीम बन चुकी है। आज 2 लाख लोगों की टीम बन चुकी है। करोड़पति बना मैं, 2 बार करोड़पति बना, 3 बार करोड़पति बना, 4 बार आज करोड़पति बन चुका हूं। साथियों, मेरे घर में चलने के लिए साइकिल नहीं हुआ करती थी, साइकिल पर चढ़ने के लिए पड़ोसियों से मांगना पड़ता था। पड़ोसी कभी साइकिल देते, कभी नहीं देते। कई बार ऐसा हुआ कि मुझे मेरी बीबी को ससुराल लेकर जाना है और मैं किसी से मोटरसाइकिल मांगने के लिए गया तो लोग बोलते ठीक है कल ले जाना। और जब कल मोटरसाइकिल मांगने के लिए गए तो लोगों ने मना कर दिया। मुंह देख के जो मोटरसाइकिल मांगनी पड़ती थी कि पापा के व्यवहार पर मोटरसाइकिल मिलेगी कि मम्मी के व्यवहार पर मोटरसाइकिल मिलेगी। कभी मिलती, कभी नहीं मिलती। बहुत तकलीफें हुआ करती थी, बहुत संघर्ष होते थे। लेकिन साथियों, वो संघर्ष के दिन भी निकले। मेरे घर में मोटरसाइकिल आई तो AWPL में काम करने के बाद मोटरसाइकिल आई थी। जिस दिन मोटरसाइकिल आई, मेरे घर के सारे सदस्य निकल के, मम्मी पापा भाई बहन सब, कोई मोटरसाइकिल के हाथ को फिरा रहा है, कोई सीट फिरा रहा है और सब बोले कि हमारा है, हमारा है, मेरा है। मैं विश्वास दिला रहा हूं अपनी मोटरसाइकिल है, चमचमाती मोटरसाइकिल। साथियों, दुनिया के लिए मोटरसाइकिल थी लेकिन हमारे लिए किसी हेलीकॉप्टर से कम नहीं थी वो। मैं एक छोटा सा वाकया शेयर करना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक 14 वर्ष की लड़की थी और अपने पिताजी के साथ ट्रेन में सफर कर रही थी। आपने देखा जब ट्रेन जो चलती है तो बहुत सारी चीजें पीछे की तरफ भागती हैं, होता नहीं होता है। तो लड़की अचानक उठी और खिड़की के पास जाती, बोलती है पापा पापा ये देखो, ये तो पेड़ भाग रहे हैं। पापा पापा ये देखो, ये तो घर भाग रहे हैं। वो बोलता है हाँ बेटी, हाँ बेटी। वो फिर भाग जाते हैं, पापा पूरी जमीन भाग रही है। वो बोलता है हाँ बेटी, हाँ बेटी। कहते कहते उसके आंखों से आंसू चल रहे होते हैं। 2-4 लोग बगल में बैठे थे, उनको नागवार लगी ये बात कि ये लड़की काफी देर से कभी इस खिड़की कभी उस खिड़की जा रही है, ये क्या ड्रामा कर रखा है। उन्होंने बोला भाई साहब, इस लड़की को एक जगह बिठाते क्यों नहीं, ये तो ऐसे कर रही है जैसे इसने जीवन में कभी कुछ देखा ही नहीं हो। तो उसके बाप ने जवाब दिया, रोते हुए फफकते हुए उसने जवाब दिया कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरी बेटी जन्म से अंधी थी, इसने अभी अभी देखना शुरू किया है। मेरे लाइफ में जब जब कोई अचीवमेंट आए वो एक नई रोशनी की तरह था। हर अचीवमेंट को हमने मतलब एंजॉय किया, हर मोमेंट को हमने जिया। साथियों, मोटरसाइकिल आई महागुरु जी के आशीर्वाद से। मैं अपने खानदान का, अपने रिश्तेदारियों का, अपने गांव का और आसपास के सैकड़ों गांवों का इकलौता शख्स आपके सामने खड़ा है जो 60 लाख रुपए की Audi A4 गाड़ी के अंदर चलता है। जहां झोपड़ी हुआ करती थी वहां मुझे मकान बनाने का मौका मिला। 2 मकान बनाया, फिर एक तीसरा मकान बनाया, 3 मकान बना चुका हूं। 2 जगह जमीन खरीदने का मुझे मौका मिला और गुरुजी के आशीर्वाद से दिल्ली के अंदर, जहां मैं ट्रेन में, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पे सोया करता था,
गुरुजी के माध्यम से एक 4 करोड़ रुपए का फ्लैट लेने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। बहुत सारी देश विदेश की यात्राएं हो चुकी है। दूसरी बेटी मेरी अभी 2 साल की है और वो 2 साल की बेटी भी 5 देशों की यात्रा कर चुकी है। आज मस्त जिंदगी जी रहा हूं, आज पैसे कमाता हूं, मेहनत करता हूं, मेहनत आज भी करता हूं, लेकिन जब पापा की आंखों में, मम्मी की आंखों में, बहनों के चेहरे पे चमक, जब मैं अपने 2 बेटियों का हंसते खिलखिलाते देखता हूं तो मुझे महसूस होता है कि दिलीप चौबे तेरी मेहनत आज सार्थक हो चुकी है। आज ये मेहनत सार्थक हो चुकी है और आज मेहनत तो कर रहा हूं, पैसा कमा रहा हूं, एक डर मुझे हमेशा लगता है, एक डर मुझे हमेशा सताता रहता है। वो डर क्या है? क्या आप जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं? भगवान से एक ही दुआ है कि भगवान ये जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिली है, इसको बना के रखना। ये डर मुझे हमेशा सताता रहता है और इस डर की वजह से मैं आज भी काम कर रहा हूं। साथियों, जिंदगी कोई भरोसा नहीं है, कब प्राण पखेड़ू निकल जाए, कब किसकी सांसें कब अटक जाए, कुछ पता नहीं है। जिंदगी अधूरी रह जाएगी, सपने अधूरी रह जाएंगे। ये बात मेरी नहीं है, ये बात पूरे ब्रह्मांड में जितने लोग रहते हैं सबके ऊपर ये बात लागू होती है कि कब तक सांस चल रही है, कब बंद हो जाए कुछ पता नहीं है, कब बना बना साम्राज्य खत्म हो जाए, कब आदमी हीरो से जीरो बन जाए, कुछ पता नहीं है। इस बात का डर मुझे आज हमेशा सताता रहता है। इसलिए जो जो सांसें मिलती है उस हर एक सांस के ऊपर मैं मेहनत करता रहता हूं कि ये मेहनत जितनी हो जाए उतनी बढ़िया रहेगी। अमृत का घड़ा पीकर कोई नहीं आया है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए गाना है ना कि जियो तो हर दिन ऐसा जियो जैसे कि आखिरी हो। यस सर नो। तो साथियों, आज मजा भी है लेकिन डर भी है और आज मैं उस डर के लिए काम करता हूं। और दूसरा काम मैं करता हूं कि जब मुझे सुख की अनुभूति हो रही है, आज मेरे नेटवर्क में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके आज भी घर में शाम का चूल्हा जलता है लेकिन सुबह जलतेगा कि नहीं जलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर हमारे एक मेहनत से, एक प्रयास से अगर किसी घर का चूल्हा जलने लगे उस दिन हमारी मेहनत सार्थक हो जाएगी। आज महागुरु जी महिपाल सर जी हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक बहुत बड़ा चेहरा है। आज मैं गुरु जी की मेहनत को देखता हूं, 30 के 30 दिन ग्राउंड के अंदर और 30 दिन में 90 दिन काम करते हैं गुरुजी। हर एक एक दिन में 3-3 शहरों को कई बार कवर करते हैं। मैं गुरुजी की मेहनत को देखता हूं, सैल्यूट है गुरुजी आपकी मेहनत को कि आप इतनी मेहनत कर पाते हैं। अभी तो हम एक तिनका भर भी मेहनत आपके जैसे नहीं कर पाते हैं, सीख रहे हैं। साथियों, हम सब लोग मिलके एक बहुत बड़ी टीम बनाएंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे। आज आप जितने लोग यहाँ बैठे हुए इस हॉल के अंदर, मैं बोल सकता हूं कि आज के समय के अंदर अगर आपका सबसे बड़ा और कोई शुभ चिंतक है जो आपको भविष्य में आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, वो है आपका अपलाइन, अपलाइन, अपलाइन और अपलाइन। उसको पकड़ के रखना, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूं अपलाइन की वजह से हूं, जो कुछ बनूंगा अपलाइन की वजह से बनूंगा। अगर मेरे जीवन से अपलाइन शब्द निकाल दो तो मेरा अस्तित्व तो कुछ भी नहीं है। इसलिए जो भी आज आपके अपलाइन हैं उनको पहचानिए। पहचानने के तैयार है? यस सर नो? तो कुछ काम की बातें अब हो जाए। यस सर नो? टारगेट निकला हुआ है, जितना चाहते हैं। कितने लोग जितना चाहते हैं? फिर तो हो लिया। क्या टारगेट जितना चाहते हैं? सर नो? सारे लोग मुट्ठी बंद करो, नसें पूरी टाइट हो जानी चाहिए एकदम आपकी। जितना चाहते हैं? क्या हमारा टारगेट ये नारियल फोड़ने से भी महंगा है? बेचारे धर्मेंद्र राजभर जी जब नारियल तोड़ रहे थे मेरे हाथ चोट लग रही थी।
सच बता रहा हूं। बताओ आपको लग रही नहीं लग रही थी? जब नारियल तोड़ सकते हैं, कभी यहां से तोड़ रहे हैं, कभी यहां से तोड़ रहे हैं, कभी यहां से तोड़ रहे हैं, कभी यहां से, कभी उंगली मार के तोड़ रहे हैं, दांत से खींच रहे हैं, नारियल सारे को चिथड़े चिथड़े उड़ा दी उन्होंने। नारियल सोच रहा किसके पाले पड़ गया? यस और नो? जब धर्मेंद्र राजभर जी नारियल तोड़ सकते हैं तो क्या आप टारगेट जीत सकते हैं? कितने लोग जीतने के मूड में हैं? मैं टारगेट इसलिए जीत पाया हूं, आज तक कोई टारगेट मिस नहीं हुआ है, क्योंकि मैं हर ट्रेनिंग अटेंड किया हूं गुरुजी कहने पे, हर मीटिंग, हर 10 कदम और हर एसओएस। आपकी भी एसओएस अगले महीने आ रही है, क्या सब लोग एसओएस में आने को तैयार हैं? यस और नो? पक्का आएंगे? भूल तो नहीं जाएंगे? इस हॉल में 2,500 से 3,000 लोग बैठे हुए, क्या आप सारे 2,500 लोग आने के लिए तैयार है कि नहीं? पक्का 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 पक्का? 6,000 रुपए लगेंगे, देने के लिए तैयार है? मैं बताना चाहता हूं, हमारी कंपनी में आज तक का रिकॉर्ड है, सभी ट्रेनिंग मीटिंग फ्री होती थी, होती है, होती रहेंगी। ट्रेनिंग मीटिंग आज तक एक चौनी नहीं लगा है, आज भी एक चौनी किसी का नहीं लगा है। आज जो पैसा दिए है अपने खाने पीने का सुविधाओं का दिए है, जो 6,000 रुपया देंगे वो होटल में रुकने खाने पीने का देंगे। ट्रेनिंग तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। क्या ट्रेनिंग में आने का तैयार है? यस सर नो? ट्रेनिंग में आ जाएंगे, टारगेट मिल जाएगा, टारगेट जीत जाओगे, टारगेट हो जाएगा। और टारगेट जीतने का टिप्स ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में आने से ही मिलता है। एक बार हमारे कोई बंदा था, टारगेट जीतने का टिप्स उसको चाहिए था, ट्रेनिंग मीटिंग में आने ही रहा। उसके दिमाग में काम किया कि सेल्स वाले भी टारगेट मिलता है, क्वालिफाई करते हैं, चलता हूं उनको देख के आता हूं कैसे टारगेट जीतते हैं। काफी देर तक बैठा रहा कि उसका इंटरव्यू हो, अभी उसको बुलाया नहीं गया, तब तक उसको जो है बाथरूम जाना हुआ। जैसे बाथरूम में गया, सीट पर बैठा तो सामने कोटेशन लिखा हुआ था, जितनी ताकत तू यहां लगा रहा है उतनी ताकत ग्राउंड में निकाल दे तो तुरंत टारगेट हो जाएगा। समझ गया, आ गया। टारगेट जीतने के लिए जुनून चाहिए, और जुनून में कुछ भी हो जाएगा। एक बार क्या हुआ, एक बंदा ना जुकाम हुआ ना बुखार हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मर गया। ऊपर गया, मुंह फुलाए घूम रहा है, यमदूतों को देख के ऐसे से आंखें निकाल रहा है। यमदूत बुलाए, गलत आदमी उठा लाए हम तो। यमराज जी राउंड पर आए, बोले बंदा कैसे मुंह फुलाए घूम रहा है? यमदूत जाके पूछे, भाई क्या हो गया? बोला ना मेरे को जुकाम हुआ ना बुखार हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, अचानक मैं यहां कैसे आ गया? यमदूत बोले, भाई साहब गलती हो गई, माफी चाहते हैं, टारगेट चल रहा था। क्या चल रहा था? क्या चल रहा था? जब टारगेट चलने में आदमी की जान जा सकती है तो क्या टारगेट चलने में 12-14 लेके नहीं आ सकते हो आप? हाँ कि ना? मुट्ठी बांधो कि अब टारगेट जीतना है अबू धाबी का। जीतेंगे। उठा के लगा 10-20 को तो ऐसे लोगों को ज्वाइन करा दो कि ज्वाइन होने के बाद में बोले यार मैं ज्वाइन क्यों हो गया। कर सकते हैं? तो लास्ट में कहानी बता के छोटे से जोक सुना के मैं बात को खत्म करूंगा। समय बहुत ज्यादा हो गया, मुझे मिला था 20 मिनट, हो गया 24 मिनट, 1 मिनट की बात और है। एक बार क्या हुआ, 4 पहलवान थे। बोलो क्या थे? क्या थे? 4 पहलवान थे, लड़ रहे थे, कोई हार ही नहीं रहा है, सब तगड़े तगड़े, सब जीत रहे हैं। पूरा ऑर्गेनाइजेशन फेल, इनको कैसे हराया जाए? किसी 3 को तो हारना पड़ेगा तभी तक विजेता घोषित होगा। नहीं हार रहे भाई साहब, उसमें से किसी ने उपाय दिया, चारों को बुलाया गया, बोला गया 4 अलग अलग कमरों में भैंस बंधी हुई है, जो सबसे ज्यादा भैंस का दूध निकाल के लेके आएगा
उसको विजेता घोषित कर देंगे। एक बंदा गया आधा बाल्टी लेके आ गया, दूसरा गया एक बाल्टी लेके आ गया, तीसरा एकदम लबालब बाल्टी भर के लेके आ गया, चौथा आदमी मेरे जैसा 1 घंटा हो गया आया नहीं, 2 घंटा हो गया आया नहीं, 3 घंटा हो गया, 4 घंटे बाद पूरा पसीना पसीना होके आया और 1 लोटा दूध लेके। लोग बोले भाई क्या ड्रामा है, 4 घंटे से 1 लोटा दूध। वो बोला सब बात तो ठीक है, पहले ये बताओ मेरे कमरे भैंसा बांधा किसने? जब भैंसा दूध दे सकता है तो क्या आबूधाबी हो सकता है? हाँ कि ना? यस सर नो? साले भैंसे से दूध निकाल दिया तो टारगेट तो जीत जाएंगे, हाँ कि ना? तो दोस्तों आप लोगों ने सुना समझा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो। प्राइम मिनिस्टर।